हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस। तो आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने इससे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों पे चर्चा कर लिया था और आशा करते हैं कि हमें ये सब कुछ आता है। तो वहां पे होता क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका जो विभव है उसको जीरो माना जाता है। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हुआ तो उसके बाद अलग अलग धातुओं के अपचयन विभव की गणना की गई। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में जब रखा जाता है तो जो प्राप्त क्रम या श्रेणी होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ओके, और विद्युत रासायनिक श्रेणी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हर बार की तरह इस बार भी कॉपी पेन तैयार रखिए और आवश्यक बातों को नोट करते चलिए। तो चलिए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बात दरअसल ऐसी है, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव की जो है गणना की जाती है, तो उनके मानों को जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। चलिए इसको नोट करते जाइए। जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव, जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव, बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है, के क्रम में रखा जाता है। प्राप्त इस क्रम को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। प्राप्त इस क्रम को श्रेणी भी कहा जाता है। प्राप्त इस क्रम या श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ओके, जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त इस क्रम को या इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे
सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। ओके, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चलिए अपन देखते हैं कुछ इनके उदाहरण कि किन किन तत्वों के अपचयन विभव कैसे कैसे हैं और उसके अनुसार विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनती है। ठीक, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, हो सके आपको यह ट्रिक जो है हेल्प करे। ट्रिक है लीजान फेंको हाय, लीजान फेंको हाय क्यों आग पे, है ना। लीजान फेंको, लीजान फेंको हाय क्यों आग पे, लीजान फेंको क्यों आग पे, है ना। लीजान फेंको हाय क्यों आग पे। ली मतलब लिथियम, जान जिंक के लिए, फे आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए, हाय हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्यों कॉपर के लिए, आग एजी के लिए और पे फ्लोरीन के लिए। ठीक है, ये कुछ तत्व हैं, ये क्या है, तत्व हैं। इन तत्वों के अपचयन विभव देखेंगे अपन, इसमें रिएक्शन कैसे होती है, कैसे क्रियाएं होती हैं जिससे जो है इनका अपचयन विभव कैसे कैसे। लिथियम जो होता है यह इसका लिथियम से लिथियम 1+ में चेंज होता है। लिथियम जो है लिथियम से 1+ में चेंज होता है, लिथियम से 1+ में चेंज होता है। जिंक क्या होता है भाई, हाँ बिल्कुल सही, जिंक से जिंक 2+ में चेंज होता है, जिंक से 2+ में चेंज। ओके, फिर आयरन क्या होता है, आयरन जो है, आयरन यहां पे आयरन 2+ में है ना, आयरन 2+, ठीक है, आयरन यहां पे 2+, ठीक है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 2+ में, कोबाल्ट से 2+ में। H है ना, H2 हाइड्रोजन जो है H2 से, है ना, हाइड्रोजन 1+ में जो है चेंज होता है। ओके, 1+ में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, कॉपर से कॉपर 2+, बिल्कुल सही, कॉपर से कॉपर 2+। एजी से Ag+, ठीक है। फिर यहां पे फ्लोरीन जो है F2 से F- में चेंज होता है, F2 से F- में चेंज होता है। अब देखते हैं इनके अपचयन विभव, जो मानक अपचयन विभव है ना, इनके अपचयन विभव कितने कितने हैं। ठीक, अपचयन विभव, ठीक है भाई, अपचयन विभव, अपचयन विभव। देखिए, लिथियम से लिथियम 1+ में जब यह चेंज होता है आयंस में, तो यहां पर जो अपचयन विभव होता है वह होता है -3.04, -3.04
वोल्ट। ठीक है, कितना होता है माइनस का -3.04। ठीक, उसके बाद जिंक का जो अपचयन विभव है, जिंक का ऑक्सीकरण विभव जो होता है 0.76 वोल्ट होता है, लेकिन अपचयन विभव क्या होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, है ना, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है किसका, जिंक का अपचयन विभव। ओके, वहीं आयरन की बात करें तो आयरन का जो है माइनस का 0.44 वोल्ट। ओके, 0.44। वहीं कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट की जो अपचयन विभव होता है 0.40 वोल्ट। कितना होता है 0.40 वोल्ट। ठीक है भाई। और हाइड्रोजन का अपचयन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कितना माना गया है, बिल्कुल सही 0, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कितना माना गया भाई 0, कितना माना गया है 0 माना गया है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है वो कितना है 0। ठीक, अब कॉपर टू प्लस में, कॉपर टू प्लस हम लोगों ने देखा था प्लस में आता है 0.34 वोल्ट, प्लस में 0.34 वोल्ट। ओके, ये कैसा है धनात्मक है, पॉजिटिव है। ओके, फिर Ag1 प्लस, इसका जो होता है अपचयन विभव 0.880 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। ठीक है, Ag प्लस में प्लस का 0.80 यानी कि 0.80 वोल्ट होता है। ठीक, और वहीं फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन 2 से फ्लोरीन 1 माइनस कन्वर्ट होने में प्लस 2.87 वोल्ट, कितना 87 वोल्ट। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 3.04, माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.44 वोल्ट, माइनस का 0.40 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना होता है 0 वोल्ट। ठीक है, कॉपर का वही प्लस का 0.34, Ag का प्लस का 0.80 वोल्ट, और फ्लोरीन का जो होता है प्लस 2.87 वोल्ट। ठीक है भाई। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अपचयन विभव का मान क्या होते जा रहा है, नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है ना। अपचयन विभव का मान नीचे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, जब विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त इस क्रम या श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। तो यही क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसका कम, उससे ज्यादा 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 जो है ऐसे करते करते नीचे की ओर क्या है, ऑक्सीकरण सॉरी इनका जो है अपचयन विभव क्या होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तीर नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब है ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपचयन विभव क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए अपचयन विभव के क्रम में। क्लियर है। ठीक है भाई। ओके, अब जरा देखें, ये तो था ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, अपचयन विभव का मान बढ़ता है। अपचयन विभव का मान बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे आते हो ऐसा, यानी कि इसका कम है फिर ज्यादा 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 ऐसे करते हुए बढ़ रहा है। तो अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए ऊपर वाले का क्या होगा, नीचे से अपन जाए ऊपर, ये समझ में आ रहा है, नीचे से ऊपर जाना मतलब अब इधर से ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे इससे ऊपर। ठीक, नीचे से ऊपर
की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन विभव का मान कम हो रहा है। ठीक है, इधर से जाएंगे तो ठीक, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपचयन विभव का मान कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचयन विभव का मान बढ़ता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए इसका क्या है, ऋणात्मक में सबसे अधिक है, यानी कि अगर अपचयन विभव का मान ऋणात्मक जितना अधिक होता है ना, वह उतना, देखो जितना अधिक ऋणात्मक है, ठीक है, जितना अधिक ऋणात्मक है, जरा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ऋणात्मक जिनका मान है, लिथियम से लिथियम 2+ हो रहा है, सॉरी 1+ हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जिंक से जिंक 2+ हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका भी ऑक्सीकरण हुआ। आयरन से आयरन 2+ हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीकरण हुआ। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए कि ऋणात्मक मान है ना, ऋणात्मक मान अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है ना, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऋणात्मक मान अधिक होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, ठीक है भाई, ऋणात्मक मान अपचयन विभव का ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है वह सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीकरण कर रहा है, इनका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, और जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करता है ना, सामने वाले का जो ऑक्सीकरण करता है वह उतना ज्यादा जो है अपचायक होता है। देखो ऑक्सीकरण कैसे कर रहा है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, है ना, जिसका खुद का अपचयन हो। समझ में आ रहा है, जिसका खुद का अपचयन हो, और जिसका अपचयन होता है वो एक अच्छा अपचायक होता है। ठीक है, ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा या होता है वह उतना ही अच्छा प्रबल अपचायक होता है। ठीक है भाई, ऋणात्मक मान जितना अधिक होता है वह उतना अधिक अपचायक होता है। अपचायक क्या होता है, अपचायक, यानी कि ये ऊपर वाले क्या हैं, अपचायक हैं। ठीक, ऊपर वाले क्या हैं, अपचायक हैं। समझ में आ रहा है, ऋणात्मक मान जितना ज्यादा होगा वह उतना अधिक अपचायक होगा। अब सामने वाला का अपचायक कर दे रहा है, जो सामने वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर दे रहा है। ठीक है, जो अपचायक की उपस्थिति में, अपचायक जो होता है सामने वाले के जो भी तत्व होंगे उसका ऑक्सीकरण करता है। ठीक है भाई, क्या करता है, ऑक्सीकरण। देखो ये अपचायक है ना, क्योंकि ऋणात्मक मान है। ठीक, ये कैसा है, अपचायक, खुद अपचायक है। ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, लिथियम से लिथियम 2+। जो अपचायक होता है उस अपचायक का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण। अच्छे अपचायक होते हैं वो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि ऋणात्मक मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अधिक अपचायक होगा, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है। अब अपचयन विभव का मान जितना धनात्मक होगा वह उतना जो है ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक। ठीक, अपचयन विभव का मान जितना धनात्मक होगा यानी कि ज्यादा है, अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा धनात्मक मतलब अधिक होगा, है ना, धनात्मक होगा। ठीक, अपचयन विभव का धनात्मक होगा तो वह खुद ऑक्सीकारक होगा। वह क्या होगा, ऑक्सीकारक। चलिए मैं इसको एक बार अगले पेज में समझा दूंगा कि ये ऑक्सीकरण, अपचयन ये क्या है। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखिए
कि जिनका ऋणात्मक अपचयन विभव अधिक, जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है वह उतने अच्छे अपचायक होते हैं और सामने वाले का ऑक्सीकरण करते हैं। जिनके अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा धनात्मक होता है, वो जितना ज्यादा धनात्मक होगा वह उतने अच्छे जो है ऑक्सीकारक गुण रखेंगे, है ना, यानी कि सामने वाले का अपचयन करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं ऑक्सीकरण अपचयन को अलग से बता दे रहा हूं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? याद रखना है भाई आपको, ली जान फेंको हाय क्यों आग पे, है ना। ठीक, चलिए इसको अपन एक बार और बता देते हैं, अपचयन ऑक्सीकरण। तो देखिए भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात, अपचयन विभव इधर ऋणात्मक और नीचे की ओर जाओ तो धनात्मक हो रहा है, यानी कि अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है। तो इसी क्रम में जमाने पर तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ देखिए ऊपर वालों का ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा होती है, जिनकी ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा है वे अच्छे अपचायक हैं। ठीक है, अच्छे अपचायक हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, जिनकी अपचयन विभव का मान धनात्मक होती है ना, ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं और सामने वाले का अपचयन करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। हो गया ना यहां तक? ठीक, देखिए कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करवाए जिंक, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर जो है सॉलिड के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, ये ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखते हैं इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या वो 0 है। क्यों? इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0। कैसे? जब भी कोई परमाणु अणु या अणु है ना स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र अवस्था में, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 0 होता है। ठीक है, ओके, ये एक पॉइंट है। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होता है। यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या, कुल ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, जब कोई परमाणु अणु जो है क्या है स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो भी उसका, या तत्व भी, है ना, उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। और एक यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होता है। तो ये कॉपर जो है स्वतंत्र है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। जिंक स्वतंत्र है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। अब देखेंगे इसको यहां से ब्रेक करो, है ना, कॉपर सल्फेट को देखोगे तो कॉपर 2+ और सल्फेट 2- ऐसे टूटता है। तो इसका जो है 2+ है ना, कॉपर का कितना यहाँ पे 2+ और इसका जो है 2- है। अब इधर देखें, यहां पे इसका 2- और इसका 2+। ठीक है भाई, है ना, ठीक है। और इसको यहां पे देखें, अभी हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा था जिसमें ली, है ना, ली जान, है ना, ली जान फेंको, फेंको, ली जान फेंको हाय क्यों, ली जान फेंको हाय क्यों आग पे, आग पे। आपने देखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ऊपर से नीचे आओ तो इनके अपचयन विभव के जो है मान धनात्मक होते जाते हैं। ठीक है, और इस अपचयन विभव की टेबल में, है ना,
टेबल में जो ऊपर की ओर आता है, जिसके मान ऋणात्मक होते हैं, जिसके अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं, है ना, ऊपर वाले जिनके ऋणात्मक होते हैं, अपचयन विभव जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, ठीक है भाई, वो अच्छे अपचायक हैं। क्या है वो? अपचायक। ऊपर वाले क्या है? अच्छा देखो भाई, इसको सरल तरीके से याद रखो। ऊपर वाले क्या होते हैं? अपचायक होते हैं, ठीक, जिनके मान अपचयन विभव ऋणात्मक में आते हैं। नीचे वाले जो होते हैं ये आक्सीकारक होते हैं, आक्सीकारक होते हैं, जिनके अपचयन विभव जो है धनात्मक आते हैं। अब अपचायक क्या होते हैं, यहां से समझते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे देखो, कॉपर जो है इस सीरीज में नीचे है, जिंक जो है ऊपर है, ठीक। इसी को क्रियाशीलता की श्रेणी भी कहते हैं। क्या? क्रियाशीलता या सक्रियता, सक्रियता, सक्रियता। यानी कि यहां यह दिख रहा है कि जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, यानी कि इसकी सक्रियता कॉपर से अधिक है ना। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसकी जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक है, यानी कि जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा के खुद जोड़ सकता है, तो ज्यादा सक्रिय है, ठीक। अब देखो यहां क्या है भाई, जिंक का 0 है, कॉपर 2+ है और सल्फेट 2- है। इनके बीच में रिएक्शन होने से क्या करता है, जिंक आता है, कॉपर को वहां से हटा देता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, जिंक खुद जुड़ जाता है, ठीक भाई। अब देखो यहां जिंक को देखेंगे, है ना, जिंक किस में बदल गया, जिंक 2+ में। ऑक्सीजन संख्या कितना है यहाँ, 0, और यहाँ पे कितना है, 2+, प्लस का 2, है ना। ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया, प्लस का 2, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, है ना, जिंक से जिंक 2+ में, ठीक है। जिंक से जिंक 2+ में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है भाई, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जिंक का जिंक से जिंक 2+ में जो है ऑक्सीकरण हो गया। जिंक 2+ कैसे बना होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण किया, ये कॉपर। यहां से कॉपर 2+ था, यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉपर 2+ है, ये जिंक से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक से जिंक 2+ हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कहां आके जुड़े, कॉपर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में जुड़े, तब जाके इधर क्या हो गया, कॉपर 0, ठीक। अब देखो कॉपर का यहां कितना है, कॉपर का यहां कितना ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस का 2, इधर जाके कितना हो रहा है, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे, अपचयन हो गया भाई, अपचयन। अब देखो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का जिंक 2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जिंक का जिंक 2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिनका ऑक्सीकरण होता है ना, वो अच्छे अपचायक होते हैं, ठीक है भाई। अपचायक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। अपचायक का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकारक का क्या होता है, देखो अब ये नीचे की ओर आए, इससे ज्यादा है, धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है ना, धनात्मक वैल्यू है, तो धनात्मक वैल्यूओं के पास क्या आता है, ऑक्सीकारक गुण आता है। अब देखो ये ऑक्सीकारक जो होगा, है ना, जो ऑक्सीकारक होगा, जैसे कि कॉपर, कॉपर का 2+ से कॉपर 0 में हो रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकारक का क्या होता है, अपचयन, ठीक। ऑक्सीकारक का अपचयन, खुद का अपचयन हो रहा है, क्लियर है। ऑक्सीकारक का खुद का जो है अपचयन होता है, और सामने वाले का जो है वो क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, ठीक, क्लियर है। अब समझो, किसको समझाएं पहले, अपचायक को ले लीजिए, अपचायक, अपचायक, अपचायक,
अपचायक जो होता है इसे खुद का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक, खुद का ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले को क्या कर देगा? देखो, इसे खुद का ऑक्सीकरण कर देता है और इलेक्ट्रॉन दे दिया सामने वाले को, तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और अपचयित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किसी के साथ क्या हो जाएगा भाई? अपचयन। तो अपचायक का जो है स्वयं खुद का ऑक्सीकरण है ना, खुद का ऑक्सीकरण। अपचायक ऐसे तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं जो जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है तथा सामने वाले का क्या हो जाता है? सामने वाले का अपचयन, सामने वाले का अपचयन। देखो यहां देखिए, जिंक एक अपचायक है, खुद का हुआ ऑक्सीकरण। ठीक, जिंक एक अपचायक है, जिंक एक अपचायक है, खुद का हुआ ऑक्सीकरण। कैसे होके? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के। ठीक है, खुद का ऑक्सीकरण, जैसे खुद का ऑक्सीकरण हुआ, सामने वाले का अपचयन। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, ये सामने जाके दूसरे में जुड़ जा रहे हैं, जैसे कॉपर 2+ और एक कॉपर में चेंज हुआ। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन संख्या यहां कम हो गया, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। ठीक है भाई, अपचायक जो होता है खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है तथा सामने वाले का अपचयन होता है। ठीक, ये समझ आ गया? अपचायक, अपचायक समझ आ गया जी। अपचायक जो होगा वह खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले का अपचयन कर देता है। यहां पे जिंक एक अपचायक है, खुद का यहां पे 2+ में ऑक्सीकरण होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है कॉपर में जाके जुड़ता है और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। मतलब कॉपर का यहां क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक जो होता है खुद का अपचयन होता है। ऑक्सीकारक का खुद का क्या होगा? अपचयन होगा और सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा या सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है भाई, सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। खुद का अपचयन कौन? ऑक्सीकारक। जैसे कॉपर एक ऑक्सीकारक है, कॉपर जो है एक ऑक्सीकारक। ठीक है, खुद का अपचयन होता है, कॉपर यहां पे 2+ के रूप में है। ठीक, अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके पास क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा ना। ठीक है, जैसे यहां आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि जिंक जो है यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक, जिंक यहां पे पड़ा हुआ है, इसकी क्रिया करें कॉपर सल्फेट से। ठीक, अब क्या होता है? ये कॉपर इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है भाई, ओके, कॉपर इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहां पे इसको देखेंगे, यहां देखेंगे तो इस कॉपर के पास 2+ है, इसके पास 2- है। ठीक, इसके पास 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन इस जिंक से ले लेगा। ठीक है, और कॉपर जो है कॉपर सॉलिड के रूप में यहां पे बन जाएगा और वहीं कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट के जिंक जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखेंगे तो जिंक का 2+ होगा और इसका 2-। तो आप देख रहे हैं यहां 0 से 2+ हो जा रहा है, इधर 2+ इधर 0। ऑक्सीकरण संख्या जिंक का 0 से 2+ हो रहा है, तो खुद का अपचयन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीकारक कौन है? कॉपर, खुद का क्या हो गया? अपचयन हो गया।
है ना, खुद का अपचयन। वो इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से जो अपचायक होते हैं उनका खुद का ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले तत्व को का जो है अपचयन करा देते हैं। और जो ऑक्सीकारक होते हैं खुद का अपचयन होता है और सामने वाले का ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ठीक, परिभाषा अगर चाहेंगे तो ऐसे यौगिक है ना, जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे वाले को अपचयित कर देते हैं, अपचयन होता है, उसे क्या कहते हैं, अच्छे अपचायक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ठीक, तो ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहां पे देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव ऋणात्मक आते हैं वो अच्छे अपचायक होते हैं और खुद का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, खुद का ऑक्सीकरण, और सामने वाले का क्या करेंगे, ये अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। यानी कि अपचायक जो होता है सामने वाले का क्या करता है, अपचयन करता है। अपचायक सामने वाले का अपचयन करता है और खुद का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपचायक सामने वाले का अपचयन करते हैं और खुद का ऑक्सीकरण होता है। वहीं ऑक्सीकारक जो होते हैं सामने वाले का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का अपचयन होता है। ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो जिनके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा, जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतने अच्छे अपचायक होंगे, सामने वाले का अपचयन करेंगे और खुद का ऑक्सीकरण होगा। जिनके अपचयन विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा वह अच्छे ऑक्सीकारक होंगे, सामने वाले का ऑक्सीकरण करेंगे और खुद का अपचयन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिए भाई, ऑक्सीकरण, अपचयन, और ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी। हो गया? ठीक, तो इस तरीके से ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो थोड़ा सा अपचयन, अपचायक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, ठीक, और क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सीधी बात कि जो अपचायक होता है सामने वाले का अपचयन करता है और खुद का ऑक्सीकरण होता है। जो ऑक्सीकारक होता है सामने वाले का ऑक्सीकरण करता है और खुद का अपचयन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, चलिए अब हेडिंग डालिए विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य विभव की आवश्यकता होती है ना। ये जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनमें रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए हमें किसी बाह्य परिपथ से विभव जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। चलिए भाई लिखते चलिए मेरे साथ, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेलों में रासायनिक क्रिया करने के लिए विभव का बाह्य स्रोत से उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विद्युत या ऐसे अपघटनी सेल है ना, ऐसे अपघटनी सेल ऐसे अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनी सेल लिखिए भाई, विद्युत अपघटनी
अपघटनी सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विभव बाह्य स्रोत से लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विभव बाह्य स्रोत से लिया जाता है। ऐसे इनको जो है विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक, यहां पे क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा जो होती है बाहर से लेते हैं, विद्युत ऊर्जा देने से विद्युत अपघटन होता है और रासायनिक क्रिया जो है होने लगती है। विद्युत ऊर्जा बाहर से हम देते हैं, विद्युत ऊर्जा बाह्य स्रोत से देते हैं और यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया होती है ना। हमने इसको बाह्य स्रोत से विद्युत दिया तो विद्युत देने पे यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। जैसी यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया होती है और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। ओके, और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है ना, इस तरीके से। ओके, ये विद्युत अपघटन किससे हुआ? बाह्य स्रोत से जो है करंट लगाने पर, है ना। ये विद्युत जो है कहां से आ गया? बाह्य स्रोत से। जैसे ही हम बाह्य स्रोत से यहाँ पे विद्युत ऊर्जा लगाते हैं तो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है भाई। अब लाइटिक है ना, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन को अगर देखें इंग्लिश में तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम यहां के देखें इलेक्ट्रो, स्टार्टिंग के इतने शब्द को देखें अगर, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करेंट, है ना। करेंट यानी कि विद्युत, है ना, करेंट। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। लाइसिस का मतलब ब्रेक। क्लियर है भाई? लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक। करेंट का ब्रेक होना, कि करंट का ब्रेक होना, करंट ही ब्रेक होके जो है क्या दे रही है, यहाँ पे ऊर्जा दे रही है। ठीक है, समझ आ रहा भाई? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट यहाँ पे ब्रेक होती है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो विद्युत अपघटनी सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य स्रोत से क्या दिया जाता है? ऊर्जा दिया जाता है, विभव दिया जाता है। तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेने पर विद्युत अपघटन होता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर विद्युत अपघटन को देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट का टूटना। ठीक है भाई, वो विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है भाई, विद्युत अपघटन जो होता है, अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो यह गलित अवस्था या किन्हीं के जलीय अवस्था में ये आयनों में टूटते हैं। ठीक है भाई, ये विद्युत अपघटन जो दिख रहा है इसमें क्या होता है, जो भी विद्युत अपघट्य होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं? गलित अवस्था या जलीय विलयन अवस्था में, या तो फिर गलित अवस्था, जो भी पदार्थ है गलित अवस्था या फिर इसका जलीय विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में ये क्या होते हैं? अपने आयनों में टूटते हैं। जिन आयनों से मिलकर कोई यौगिक बना है वह अपने आयनों में टूटता है। गलित या जलीय विलयन अवस्था में
अपने आयनों में टूटते हैं, आयनों में टूटते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने आयनों में टूटना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, करेंट का ब्रेक होना। गलित या जलीय विलयन अवस्था में ये क्या करते हैं, अपने आयनों में टूटते हैं। ठीक, अपने आयनों में टूटना कहने का मतलब जिनसे मिलकर बना है यह यौगिक वह अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे एक लवण है NaCl, जैसे NaCl को ले जाओगे पानी में घोलोगे तो पानी में घोलने पर ये घुल जाता है, तो उसमें घुले हुए पानी में सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार आपने देखा NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में ब्रेक हो गया। ठीक है, दो आयनों में ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, पानी के साथ हमने क्या किया, घोला। ठीक है, तो ये क्रिया इस तरीके से आयनों में टूटना, ठीक, यौगिक का अपने आयनों में टूटना, यहाँ पे क्या है, विद्युत अपघटन कहलाता है। कब कब जब इसको घोल के यहाँ क्या करते हैं, बाह्य परिपथ से करंट देते हैं, है ना, यहाँ पे बाह्य परिपथ से करंट देते हैं। नॉर्मली ले जाके घोल दोगे, है ना, तो आयनन होता है। तो ऐसे करके व्यवस्था करना है और आपको क्या देना है, बाह्य परिपथ से यहाँ पे करंट देना है। ठीक, तो इस तरीके की अवस्था को क्या कहते हैं भाई, विद्युत अपघटन। ठीक है, जलीय अवस्था में, है ना, क्लियर है। चलिए लिख लीजिए भाई, विद्युत अपघटन, करंट देने से इलेक्ट्रॉन, है ना, करंट जरूरी है भाई। ठीक, और जिसका विद्युत अपघटन हुआ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसका विद्युत अपघटन हुआ, ये सोडियम क्लोराइड जो है यह विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। ठीक, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, चलिए हो गया। ठीक, चलो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गलित या जलीय विलयन अवस्था में करंट देने पर ब्रेक होना यौगिक का, वो विद्युत अपघटन कहलाता है। जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन हुआ वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये एक द्रव है, पानी है, इसमें सोडियम क्लोराइड जो है घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड घुला हुआ, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक, यहाँ पे सोडियम के प्लस आयन और क्लोराइड आयन जो है घुले हुए हैं। अब इसको क्या कहते हैं, बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक, बाह्य परिपथ से, यहाँ पे बाहर से विभव दे रहे हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, ये बैटरी है, बैटरी कहें या बाह्य विभव, बाह्य विभव लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाह्य विभव। बाहर से हमने यहाँ पे विभव लगाया, जैसे ही हम बाह्य से विभव लगाएंगे तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक ऊर्जा निकलेगी। तो हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा बाह्य परिपथ से लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है निकलती है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, अभिक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा निकलती है। तो अब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाता है, जैसे बाह्य परिपथ लगाते हैं तो बैटरी है मान के चलो, तो उसका जो पॉजिटिव होता है वो जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है ना, जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है वह यहाँ पे एनोड है। और यहाँ पे एक चीज आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एनोड जो है पॉजिटिव है और डेनियल सेल जहाँ पे देखते थे वहां पे नेगेटिव था। इससे कंफ्यूज मत होना भाई, बैटरी से जिस सिरे से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड यहाँ पे उस चार्ज का होगा। ठीक है, बैटरी के जिस सिरे से जुड़ा है, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है तो वह इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सिरे से जुड़ा है तो नेगेटिव होगा। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे कैथोड जो है, ये कैथोड है और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर है,
ओके, अब देखेंगे जैसे ही हमने इसे स्विच ऑन किया, करंट इससे फ्लो होगा और सॉल्यूशन के जो है आयंस हैं, सोडियम आयन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। जैसे इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले इसके अंदर आएंगे ऐसा, ठीक। और दूसरे साइड जो नेगेटिव वाला है वहां पे सोडियम भी इस तरीके से जाएंगे, ठीक, इस तरीके से जाएंगे। तो ये क्रिया जो है इस तरीके से जाना, यही कहलाता है विद्युत अपघटन। क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। अपघटन कब बाह्य परिपथ से करंट लगाते हैं तो इनके आयन अपने अपने इनकी ओर जाते हैं, ये विद्युत अपघटन है। जिस पदार्थ को हमने लिया वह विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। ये क्या है? विद्युत अपघट्य। क्लियर है भाई? जिस पदार्थ को हमने लिया वो क्या है? विद्युत अपघट्य है। क्लियर है? ठीक है भाई, ओके। विद्युत अपघट्य, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है और इसके जलीय विलयन में करंट देते हैं तो आयन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। यह क्रिया विद्युत अपघटन। ठीक, जरा देखते हैं हो क्या रहा है। एनोड की बात करें तो एनोड में होने वाले रिएक्शन की बात करें तो एनोड में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एनोड में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। अगर एनोड में पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड के पास कौन जाएंगे? कौन से आयन जाएंगे? नेगेटिव चार्ज वाले। और नेगेटिव चार्ज किनके पास है? क्लोराइड के पास। बिल्कुल सही, क्लोराइड के पास। और ये जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लोरीन में जो है चेंज होगा, है ना। वो कितने क्लोरीन बनेंगे, क्या होंगे, उसको आपको मेंटेन करना है। बाकी ये कहाँ चले जाएगा? क्लोरीन जो है क्या होगा? एनोड पे जाएगा। ठीक, और वहीं कैथोड की बात करें तो कैथोड में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव में कौन आएंगे? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव किन में है? सोडियम आयन में। तो क्या होगा? सोडियम आयन जो है जाएंगे कैथोड पर और ये बना जाएगा सोडियम। ठीक है भाई, क्लियर है? क्या बनाएंगे? ये सोडियम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होगी और कैथोड में सोडियम धातु जो है हमको मिलेगा, है ना। अब चयन होकर जो है हमको सोडियम धातु मिलेगा। ठीक, तो इस प्रोसेस से हम सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इनको जो है उनके अयस्कों से अलग करने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ रहा है? विद्युत अपघटन क्या है? गलित या जलीय विलयन अवस्था में बाह्य परिपथ से जब हम ऊर्जा देते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। रासायनिक क्रिया संपन्न हुआ वो विद्युत अपघटन। ठीक, और विद्युत अपघट्य जिसका हमने विद्युत अपघटन किया उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, और पानी में ले जाके जैसे ही घोलोगे और अपने आयनों में टूटता है तो वो आयन है ना। जैसे ही ले जाके घोलोगे तो अपने आयनों में टूटेगा तो क्या होगा? आयनन होगा। देखिए, इन शब्दों को जानना जरूरी है। आयनन सीधे सीधे करंट नहीं दिए, ले जाके पानी में घोल दिए, अपने आयनों में टूट गया, आयनन हुआ। ठीक, ओके, आयनन होगा। फिर यहाँ पे करंट देंगे, इस पे करंट देंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर आयन जाएंगे। मतलब कौन सी घटना? विद्युत अपघटन। ठीक है भाई, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखते हैं, इसको लिख लीजिए, है ना। लिख लीजिए एक बात को और गांठ बांध लीजिए कि यहां पे एनोड मतलब क्या है? यहां पे एनोड का मतलब है धनात्मक, धनात्मक। और जो हमने देखा था डेनियल सेल, डेनियल सेल, वहां एनोड का मतलब क्या था? वहां पे था ऋणात्मक। ठीक, यहां पे कैथोड मतलब यहां पे है ऋणात्मक और डेनियल सेल में कैथोड मतलब था धनात्मक चार्ज। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना।
क्लियर? ठीक। अब देखते हैं भाई एनोड और कैथोड पर मिलने वाले उत्पादों की निर्भर। अभी हमने देखा ना, सोडियम जो है कहा मिला, सोडियम मिला कैथोड में और क्लोरीन मिला एनोड में। ठीक, तो ये एनोड पर और कैथोड पर जो भी धातुएं मिलेंगी या तत्व मिलेंगे या जो भी उत्पाद मिलेंगे, उनकी निर्भरता किस पे निर्भर करती है? वो उत्पाद कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनकी निर्भरता, है ना? ओके, मिलने वाले उत्पादों की निर्भरता। एनोड या अथवा कैथोड पर मिलने वाले उत्पादों की निर्भरता किस किस पे निर्भर करता है? सबसे पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, है ना? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, वो कैसा है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर जो विद्युत अपघट्य हमने लिया, वह विद्युत अपघट्य कैसा है? क्या वह दुर्बल विद्युत अपघट्य है कि प्रबल विद्युत अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब जैसी घोलोगे उनके आयनों की संख्या कम होगी, आयनन कम होगा। प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे घोलोगे तो घोलते ही वो तुरंत जो है अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो जिसमें आयन ज्यादा होंगे वहां पे उनकी प्राप्ति अधिक होने की संभावना अधिक है, और जहां पे दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे वहां पर जो है प्राप्ति होना थोड़ा सा जो है क्या होगा, कम मात्रा में प्राप्त होगी। ठीक, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर कैसे कैसे? एक तो विद्युत अपघट्य होगा प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, तथा दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है? इन पे डिपेंड करेगा कैसे होंगे। आयन ज्यादा होंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा, आयन कम होंगे तो उत्पाद कम बनेगा। प्रबल में आयन ज्यादा होते हैं, इसमें आयन कम होते हैं, मतलब इसमें उत्पाद ज्यादा मिलेंगे कैथोड और एनोड पर, इसमें जो है कम मिलेंगे। ठीक, दूसरा माध्यम पर हमने क्या लिया है? विद्युत अपघट्य के माध्यम पर, विद्युत अपघट्य के माध्यम पर, माध्यम हमारे पास भी दो हैं, एक तो गलित अवस्था और दूसरा पानी में जलीय विलयन, जलीय अवस्था, गलित अवस्था और जलीय अवस्था, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, गलित अवस्था और जलीय अवस्था पर। ठीक है भाई, उसके बाद जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता पे कैसे? दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है तनु, मतलब आयंस कम होंगे, आयन कम होंगे तो फिर उत्पाद भी कम बनेगा। सांद्रता अगर अधिक है मतलब आयन ज्यादा है तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। ठीक, क्लियर है भाई? आयन ही कम है, तनु है, तनु मतलब पतला, कम आयन वाले, आयन कम है तो उत्पाद कम। सांद्रता मतलब उसकी सांद्रता नहीं, सांद्र जब अधिक है, आयन अधिक है तो फिर उत्पाद भी क्या बनेगा, अधिक बनेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों पर उत्पाद कैसे बनेंगे, कितने मिलेंगे, वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रोड सक्रिय होगा तो वहां पे उत्पाद जल्दी से बनेंगे, और जहां पे उत्पाद अक्रिय, इलेक्ट्रोड अक्रिय होगा वहां जो है समय लगेगा, मतलब अपेक्षाकृत कम बनेंगे। ठीक, तो ये भी दो तरीके से होगा, एक होगा सक्रिय इलेक्ट्रोड
और दूसरा जो है अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड तेजी से रिएक्शन करके उत्पाद देगा, अक्रिय इलेक्ट्रोड को समय लग जाएगा। ठीक, एनोड अथवा कैथोड पर मिलने वाले उत्पाद की निर्भरता निम्न चीजों पर निर्भर करती है। एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, उसके माध्यम पर, उसके सांद्रता पर और उसकी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, है ना। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य भी दो तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसे जो तेजी से अपने आयनों में टूट जाते हैं या घुल जाते हैं ना, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरे दुर्बल विद्युत अपघट्य। जल्दी से ये घुलेंगे तो आयन मिलने की संभावना जो है अधिक होती है दुर्बल की अपेक्षा। विद्युत अपघट्य के माध्यम वो कैसे हैं, गलित अवस्था में है कि जलीय अवस्था में है, इन पे निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, अगर जो विद्युत अपघट्य है उसमें आयनों की सांद्रता कम है तो उत्पाद बनने की संभावना कम होती जाती है। सांद्रता ज्यादा होगी तो आयन अधिक होने से जो है उत्पाद ज्यादा मिलने की संभावना होगी। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड कैसा है, क्या जिस इलेक्ट्रोड को हम यूज कर रहे हैं क्या उसका प्रकृति जो है क्रिया करने की है या फिर वो अक्रिय है। अगर क्रिया करने की क्षमता अधिक है यानी कि सक्रिय है, मतलब वहां पे उत्पाद ज्यादा बनेंगे, और जहां पे अक्रिय होगा वहां समय लगेगा और कम बनेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है उत्पाद की मात्रा जो है निर्भर करती है इन चीजों पर। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ठीक है भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए और उनको भी इन वीडियोस के लाभ उठाने का अवसर प्रदान करिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते रहिए और बोर्ड में जो है अच्छे मार्जिन से पास हो जाइए। ठीक, जय हिंद।